नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद की समस्या क्या है, कौन नक्सली बनते हैं, उनका मुकाबला कैसे होना चाहिए, ये कानून व्यवस्था की समस्या है या ये आर्थिक आधार पर उपजी हुई इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन की या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है। क्या है ये? मैं इन सवालों से अलग आपको इसकी शुरुआत पे ले जाता हूं। पश्चिम बंगाल में एक जगह है, एक छोटा सा कस्बा है, उसे कहते हैं नक्सलबारी। नक्सलबारी में दो व्यक्ति हुए, कानू सान्याल और चारू मजूमदार। और इन लोगों ने गरीबों से कहा, माओ त्से-तुंग की भाषा में, जो चीन के राष्ट्रपति थे और वहाँ के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े राजनेताओं में एक गिनती माओ त्से-तुंग की होती है। अगर तुमको अपने हक में कुछ लेना है तो तुमको सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और सत्ता लोकतांत्रिक तरीके से गरीब के हाथ में नहीं आएगी। उसे सत्ता छीननी पड़ेगी, यानी बंदूक से सत्ता छीननी पड़ेगी। ये कानू सान्याल और चारू मजूमदार साहब का विश्लेषण था, उनकी थ्योरी थी, उनका सिद्धांत था। और इस सिद्धांत ने देश में बहुत तेजी से बढ़ना शुरू किया। बंगाल में ये फैला। बंगाल की हालत तो ये हो गई कि उन दिनों पुलिस के लोग जो कलकत्ता शहर में चौराहों पे खड़े होते थे, वो अपनी राइफल अपनी ही कमर में चेन के साथ बांध के खड़े होते थे कि कहीं कोई आके राइफल छीन के न चला जाए। और ये बहुत होता था। वहां से ये बिहार पहुंचा, आंध्र, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, बिहार का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में, केरल इसकी चपेट में आने लगा। मध्य प्रदेश का हिस्सा जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा है और बिहार का वो हिस्सा जो झारखंड कहलाता है, तेजी के साथ नक्सलवाद की चपेट में आ गया। जगह जगह फ्री जोन्स बनने लगे और इनमें कौन शामिल होने लगे? अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवान लड़के और लड़कियां दोनों जो जीन्स पहनते थे, वो जा कर के नक्सलवादी मूवमेंट में शामिल हो गए, यानी हथियार उठा करके उन्होंने पुलिस का सामना शुरू किया। और बहुत सारी जगहों पर पुलिस के लोग, ये मैंने बिहार में रिपोर्ट किया है, बहुत सारी जगहों पर पुलिस के लोग अपनी रक्षा के लिए नक्सलवादियों को हफ्ता देते थे। कहाँ कहा जाता है कि पुलिस अपराधियों से हफ्ता लेती है, लेकिन नक्सलवादियों को हफ्ता देती है। आज भी बहुत सारी जगहों पर ठेकेदार काम करने के लिए नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में आप कभी गए नहीं होंगे। वहाँ पर जब मैं कहता हूँ कि मीलों तक कोई स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो मील का मतलब 10-5 किलोमीटर नहीं होता, सैकड़ों किलोमीटर होता है। यानी 100 मील तक, 50 मील तक, किलोमीटर तक कोई भी ना अस्पताल है ना स्कूल है। उनके बच्चे बस जीते हैं। और वहाँ पर जब उन्हें एक तर्क के साथ समझाया जाता है कि तुम्हारी ये हालत इसलिए है कि देश में लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र नहीं होगा और तुम अपनी सत्ता अपने हाथ में लोगे, तब तुम्हारी इन समस्याओं का हल होगा। ये बात गरीबों की समझ में बहुत आसानी से आ जाती है। इसलिए बहुत सारी जगहों पर अभी जब हम बात कर रहे हैं तो दंतेवाड़ा, बस्तर, पूरा छत्तीसगढ़, झारखंड, गढ़चिरौली महाराष्ट्र में, श्रीकाकुलम हैदराबाद में, आंध्रा में, ये सारी जगहें अभी भी नक्सलवाद प्रभावित हैं। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि जो हवा चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने शुरू की, वो दोनों बहुत गरीबी में थे। वो पूरा कस्बा गरीबी की जीती जागती मिसाल है। पर उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, वो सिद्धांत सारे देश में फैला
और उसने एक विशाल मानवीय समस्या का स्वरूप ले लिया। अब बहस शुरू हुई कि इनको समाप्त कैसे किया जाए। नक्सलवादियों को समाप्त करने के लिए एक तजवीज़ निकाली गई कि पुलिस तो उनका मुकाबला कर नहीं पा रही है। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूरी लीडरशिप जब चुनाव में जा रही थी प्रचार करने के लिए, तो सारी की सारी लीडरशिप मार दी गई। नक्सलवादियों ने घात लगा के उनके ऊपर हमला किया। अभी भी सीआरपीएफ बीएसएफ के ऊपर घात लगा के हमला करते हैं और उन्हें मारते हैं। एक फैसला जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और चिदंबरम गृह मंत्री थे, इन लोगों ने फैसला लिया कि हम हेलीकॉप्टर से नक्सलवादियों को शूट करेंगे। इसके लिए सेना की जरूरत थी। गृह मंत्री सेंट्रल कमांड के हेडक्वार्टर लखनऊ गए, रक्षा मंत्री आए। उस समय सेना के जनरल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल वीके सिंह थे। सेंट्रल कमांड में मीटिंग हुई, क्योंकि ज़्यादातर नक्सलवाद प्रभावित एरिया सेंट्रल कमांड के अंतर्गत आता है। वहाँ जनरल्स ने एक साफ बात कह दी, मना कर दिया सरकार को, हम अपने सैनिक, भारत की सेना के सिपाही अपने ही देश के लोगों को गोली चलाने के लिए उन्हें हम इजाज़त नहीं दे सकते। हमारा काम दुश्मन से लड़ना है। दुश्मन कौन? सीमा पार का दुश्मन। वो पाकिस्तान हो सकता है, वो चीन हो सकता है, वो नेपाल हो सकता है, वो लंका हो सकता है, वो बर्मा हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन देश के रहने वाले लोग नहीं हो सकते हैं। और इसके पीछे कारण था, इस फैसले के पीछे सेना के ज़्यादातर सिपाही इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं जिन्हें नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। उन्हें डर था कि अगर नक्सलवादियों पर हम गोली चलाएंगे तो उनका कोई ना कोई रिश्तेदार सेना में होगा। अगर सेना गोली चलाएगी, ये पुलिस का काम है, पुलिस इसको कंट्रोल करे। इसका एक पहलू सेना ने मना कर दिया। वो फैसला उस समय नहीं हो पाया जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इसका एक दूसरा पहलू, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने 2004 में, तो देश के 60 जिले नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र माने जाते थे। 60 जिले, करीब 650 जिले हैं देश भर में, उसमें 60 जिले नक्सलवाद प्रभावित माने जाते थे। नक्शे में लोग लगा के रखते थे रेड फ्लैग, ये रेड जोन है, यानी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हैं। और जब मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा तो 270 जिले नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र बन चुके थे। 270, 60 से शुरू किया, 270। इसका मतलब ये निकला कि जो नई आर्थिक नीतियां मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव जी के समय लागू की थी, फ्री इकोनॉमी, प्रो मार्केट इकोनॉमी, खुला बाजार, प्रतियोगिता, गरीबों के लिए जितने भी साधन थे वो सब समाप्त, इन सब का परिणाम निकला कि 60 जिले से 270 जिले हो गए जब मनमोहन सिंह ने कार्यकाल छोड़ा और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब हमारे पास कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि देश के कितने जिले नक्सलवाद प्रभावित हैं। कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि कुछ आंकड़े हमारी आंखों के सामने अब नहीं आते। बेरोजगारों का नहीं आता, किसानों की आत्महत्याओं का नहीं आता। उसी तरीके से कितने ज़िले नक्सलवाद प्रभावित हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है या घट रही है, हमारे सामने नहीं आता। सरकार जानबूझकर नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों की खबरें हमारे सामने नहीं आने देती। ये खतरनाक स्थिति है। क्यों खतरनाक स्थिति है? क्योंकि इससे जनता को, सरकार को तो पता चलता ही नहीं, इसका नुकसान है सरकार को भी, उसे तो पता चलता ही नहीं, क्योंकि आपने खबरों को सेंसर कर दिया या न छापने की या न दिखाने की बात कानों कान फैला दी। सरकार को भी जानकारी नहीं मिलती है। इसीलिए नक्सलवादियों ने बीच में एक नया तरीका निकाला। उन्होंने आईएएस अफसरों को अगवा करना शुरू किया। उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम जिसे कहते हैं, जिला अधिकारी, उसे नक्सलवादियों ने अगवा कर लिया, ले गए जंगलों में, और उनकी 4-5 मांगें थी, सरकार को लागू करनी पड़ी।
लेकिन अभी हाल में एक खबर आई है कि नक्सलवादियों के खिलाफ बहुत अभियान चल रहा है और अब उनसे जीत की घोषणा ही बाकी है। ये सरकार की तरफ से एक खबर आई थी, बहुत छोटी छपी थी, जो मेरी नज़र से गुजरी। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि नक्सलवाद कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, नक्सलवाद मानवीय समस्या है। नक्सलवाद अर्थ के असमान बंटवारे की समस्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, उसकी ये समस्या है। और चूंकि बहुतों के पास न खाने को है, न पीने को है, न कुछ करने को है, तो वो उनके पास एक तर्क पहुंच जाता है नक्सलवादियों की तरफ से, वो तर्क पहुंच जाता है नक्सलवादियों की तरफ से और वो उनकी समझ में आ जाता है। इसलिए इन दिनों नक्सलवाद को लेकर के देश के गृह मंत्री बहुत चिंतित हैं। उनके सामने दो ही बड़ी समस्याएं हैं श्री अमित शाह जी के सामने, एक कश्मीर और दूसरा नक्सलवाद। वो इस समस्या को मानवीय समस्या नहीं मानते, वो इसे कानून व्यवस्था की समस्या मानते हैं। तो ये उनकी थ्योरी है, लेकिन देश के समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री इस समस्या को आज भी मानवीय समस्या और आर्थिक विकास की असमान गति को उसका कारण मानते हैं। अफसोस की बात यह कि नक्सलवाद की पूरी समस्या विकास की असमान गति से भी रिश्ता रखती है कि वहाँ पर विकास है ही नहीं, नतीजे के तौर पे भ्रष्टाचार होता है। जितना पैसा नक्सलवादी क्षेत्रों के लिए जाता है वो खर्च नहीं होता, सरकार को भी चिंता नहीं है, वहाँ के अधिकारी और ठेकेदार बंदर बांट कर लेते हैं, जिसकी कोई जांच होती नहीं है। वहाँ पर मैं एक बार गया था तो पता चला कि तालाब खोदने के लिए करीब 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ है। तालाब क्या था? इतना बड़ा गड्ढा था जिसको खोदने के लिए 1.5 लाख रुपया सैंक्शन हुआ था। इस तरीके के करप्शन, भ्रष्टाचार वहाँ हो रहे हैं। नक्सलवाद को समझना इस देश के लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ जब मनमोहन सिंह गए थे, मेरा मानना है कि 274, 75, 76 जितने भी ज़िले नक्सलवाद प्रभावित हुए थे, वो छोटा हिस्सा नहीं है, लगभग 1/3 हिस्सा है भारत का। और 1/3 हिस्से को अगर कानून व्यवस्था की नज़र से आप ठीक करेंगे तो फिर लोग मरेंगे, नक्सलवाद नहीं मरेगा। सामान्य नागरिक मरेगा, नक्सलवाद नहीं मरेगा। क्योंकि नक्सलवाद सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, नक्सलवाद एक विचारधारा है। और अब तो सरकार ने एक नियम बना दिया है कि अगर आप कोई भी ऐसी बात करेंगे जो नक्सलवादियों के समर्थन में जाती हो तो आप जेल में डाल दिए जाएंगे। यानी मैं जो आपसे कह रहा हूँ ये मेरे जेल जाने के लिए पर्याप्त आधार है, क्योंकि मैं नक्सलवाद समझा रहा हूँ आपको कि समस्या क्या है। सरकार चाहती है इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो। अगर कोई बातचीत न करना समस्या का हल है तो हम इस हल में कैसे साथ दें, ये हमारी समझ में नहीं आता है। क्योंकि हम भी देश के नागरिक हैं और आप जो सरकार में हैं आप भी देश के नागरिक हैं। देश लोगों से बनता है, देश पहाड़ों, पत्थरों, नदियों से नहीं बनता। जहाँ के लोग होते हैं, खुशहाल होते हैं, वो खुशहाल देश होता है। जहाँ के लोग आंसू गिराते हैं और तड़पते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, जीने के लिए, वो देश खुशहाल नहीं होता।